नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी ट्विटर की मोदी सरकार के मंत्री पर कार्रवाई की, सरकार के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की, जानेंगे ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में फिर क्यों शुरू हुई राजनीति, कश्मीर विधानसभा चुनावों पर सरकार की क्या है तैयारी, बात करेंगे बंगाल में राज्यपाल के खिलाफ टीएमसी के प्लान की, चिराग की तेजस्वी के प्रस्ताव की और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी में बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वसुंधरा समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई के मूड में बीजेपी, वसुंधरा समर्थकों को नोटिस जारी करने की तैयारी, अलग मंच बनाने को लेकर वसुंधरा समर्थकों से नाराज है बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव के खिलाफ बीजेपी विधायकों की बड़ी नाराजगी, विधायकों को मनाने के लिए अब जेपी नड्डा आएंगे अगरतला, विप्लव देव को हटाने की मांग कर रहे हैं बीजेपी के कई विधायक। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा तमिलनाडु। शहरों में मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत को संयुक्त रूप से मिला पहला स्थान। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 226 अंक की बढ़त के साथ 52,925 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 70 अंक की बढ़त के साथ 15,860 अंक पर बंद हुआ निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बढ़ती दिख रही है। ट्विटर ने आज केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट बंद कर दिया, बाद में इसे शुरू किया, साथ में नोटिस भेज दिया जिसमें कहा गया कि कृपया ध्यान रखें कि आपका खाता फिर से लॉक किया जा सकता है और संभावित रूप से ब्लॉक भी। इससे बचने के लिए हमारी कॉपीराइट नीति का पालन करें, अतिरिक्त सामग्री पोस्ट ना करें, ऐसी सामग्री तुरंत हटा दें जिसके लिए आप अधिकृत नहीं हैं। ट्विटर के इस कदम से सरकार बेहद नाराज है और रविशंकर प्रसाद तो कार्रवाई के संकेत दे रहे हैं। तो क्या कहा है रविशंकर प्रसाद ने, देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच तल्खियां और बढ़ सकती हैं। पहले से ही ट्विटर पर सरकार कार्रवाई शुरू कर चुकी है। सरकार ट्विटर से इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म का दर्जा वापस ले चुकी है। इसके बाद ट्विटर को जो संरक्षण मिला था वो समाप्त हो गया। अब देश भर में ट्विटर के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। इस बीच आज सुबह ट्विटर ने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया। अपने अकाउंट को ब्लॉक करने की जानकारी खुद आईटी मिनिस्टर ने दी। प्रसाद ने इसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा, मैं अपना अकाउंट 1 घंटे से एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैंने ट्विटर एक्सेस की कोशिश की तो ट्विटर की ओर से मैसेज दिखाया गया कि उनके अकाउंट से अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन हुआ है। हालांकि 1 घंटे बाद मेरा अकाउंट फिर से शुरू कर दिया गया। ट्विटर ने भले ही आईटी मंत्री का अकाउंट शुरू कर दिया है, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने संकेत दिया है कि अब सरकार की बारी है ट्विटर पर कार्रवाई करने की, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी ने आईटी रूल्स के नियम 4(8) का उल्लंघन किया है। ट्विटर ने बिना उन्हें नोटिस जारी किए अकाउंट ब्लॉक किया है, जबकि आईटी नियमों में साफ साफ कहा गया है कि ट्विटर को इस तरह की कार्रवाई से पहले नोटिस देना होगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनी को भारतीय कानून मानने ही होंगे। इस मामले में ट्विटर की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। सरकार के साथ ट्विटर का विवाद पहले से ही चल रहा है। पिछले हफ्ते आईटी मिनिस्ट्री से जुड़ी संसदीय समिति के सामने ट्विटर के प्रतिनिधियों की पेशी भी हुई थी। ट्विटर ने सरकार को बता दिया है कि वो कोई भी कानून बना ले, लेकिन ट्विटर तो अपने नियम ही मानेगा। सरकार के कानून का सम्मान करने की बात जरूर ट्विटर की ओर से कही जा रही है। कानून को लेकर लड़ाई किसानों की भी सरकार से चल रही है। किसानों को सरकार का नया कृषि कानून मंजूर नहीं है। इसे लेकर कल 26 जून को किसानों ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो क्या है किसानों की तैयारी, देखिए रिपोर्ट। देश में किसानों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो रहा है। 26 जून को किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल हुई, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, रिहर्सल इसलिए हो रही है कि 26 तारीख नज़दीक है। किसान 26 तारीख को कभी नहीं भूलेगा। हर महीने 26 तारीख आएगी, किसान ट्रैक्टरों की रिहर्सल करेगा। ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए, इसलिए इनकी रिहर्सल करनी पड़ती है। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार बात करेगी तो अगला कदम उठाएंगे। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार कानून वापस नहीं लेगी और एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान यूनियन के नेताओं से भारत सरकार 10-11 बार बात कर चुकी है। 50 घंटे से अधिक चर्चा चली है। हमने उनकी परेशानियों को समझने का प्रयत्न किया है। आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वे खुले मन से बताएं।
उन्होंने कहा, हम विचार और निराकरण करने के लिए तैयार हैं। जब भी किसानों की ओर से प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम बातचीत के लिए स्वागत करेंगे। सरकार का रवैया अब भी कानूनों पर पीछे हटने का नहीं दिख रहा है, जबकि किसान भी लड़ाई जारी रखने का मन बना चुके हैं। अब देखना है कि मोदी सरकार इस गतिरोध को कैसे दूर करती है। किसानों की पूरी तैयारी है कि किसान कल एक बार फिर से ताकत दिखाने को तैयार हैं, जिससे दिल्ली में हलचल मची हुई है। दिल्ली की राजनीति में हलचल एक रिपोर्ट ने भी मचा दी है। बीजेपी दावा कर रही है कि जितनी जरूरत दिल्ली को ऑक्सीजन की थी, उससे 4 गुना ज्यादा मांगी गई, जबकि दिल्ली सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जग कर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने तो ऐसी किसी भी रिपोर्ट से इनकार करते हुए इसे बीजेपी की रिपोर्ट बता दिया। तो किस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली की राजनीति में आई गर्मी, देखिए। महामारी की दूसरी लहर ने देश को फिर से उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां लोगों की सांसें छिनती जा रही थी। जनता महामारी की चपेट में आती जा रही थी। खासकर दिल्ली और महाराष्ट्र में स्थिति बेकाबू हो रही थी। इन हालात में हर कोई मदद मांग रहा था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी ऑक्सीजन के लिए लगातार सरकार से गुहार लगाई, लेकिन दिल्ली के ऑक्सीजन ऑडिट के लिए गठित की गई कमेटी कहती है कि दिल्ली ने अपनी ऑक्सीजन जरूरत को बड़ा चढ़ाकर बताया। इससे दूसरे राज्यों की ऑक्सीजन आपूर्ति पर बुरा असर पड़ सकता था। कमेटी के मुताबिक दिल्ली की तरफ से 25 अप्रैल से 10 मई के बीच ऑक्सीजन की जो मांग रखी गई, वो वास्तविक आवश्यकता से 4 गुना तक अधिक हो सकती है। बेड कैपेसिटी के आधार पर की गई गणना के हिसाब से दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन उसके 1140 मीट्रिक टन तक की जरूरत बताई। ये रिपोर्ट उस 12 सदस्यीय टास्क फोर्स ने बनाई है जो 8 मई को सुप्रीम कोर्ट के जरिए देश में ऑक्सीजन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई थी। दिल्ली के लिए अलग से एक सब ग्रुप बनाया गया था। इसमें एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया, मैक्स हेल्थ केयर के संदीप बुद्धिराजा के साथ केंद्र और दिल्ली के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। अब इस कमेटी ने बताया है कि दिल्ली के पास सरप्लस ऑक्सीजन थी जो दूसरे राज्यों को मिल सकती थी। हालांकि कमेटी की ये रिपोर्ट अभी कोर्ट में दाखिल नहीं हुई है। अब 30 जून को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली सरकार की ओर से क्या जवाब आता है। ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दिल्ली में राजनीति तेज है क्योंकि जल्द ही यहां MCD चुनाव होने वाले हैं। चुनावों की तैयारियां जम्मू कश्मीर में भी चल रही हैं। केंद्र सरकार ने कल जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ चर्चा में साफ कर दिया है कि वो राज्य में जल्दी चुनाव चाहती है, लेकिन चुनावों में एक पेच भी फंसा हुआ है। तो कब तक हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के विभाजन और विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद कल पहली बार PM मोदी ने राज्य के नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे पहुंचे। हालांकि मीटिंग में किस मुद्दे पर बात होगी ये साफ नहीं किया गया था, इसलिए सभी अपने अपने एजेंडे के साथ ही मीटिंग में शामिल हुए। बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना था कि वो मीटिंग में शामिल नहीं होंगी, पर बाद में वो शामिल हुई और उन्होंने सरकार से धारा 370 को रद्द करने के कारण जनता में हुई नाराजगी के बारे में बात भी की और कहा कि धारा 370 पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, मैंने बैठक में कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग धारा 370 के रद्द होने से नाराज हैं। हम जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। इसके लिए हम शांति का रास्ता अपनाएंगे। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने बैठक में प्रधानमंत्री से कहा कि अगर आपको धारा 370 को हटाना था तो आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा को बुलाकर इसे हटाना चाहिए था। इसे गैर कानूनी तरीके से हटाने का कोई हक नहीं था। हम धारा 370 को संवैधानिक और कानूनी तरीके से बहाल करना चाहते हैं। PDP अध्यक्ष ने बैठक के बाद कहा कि मैंने बैठक में प्रधानमंत्री की तारीफ की और कहा कि आपने पाकिस्तान से बातचीत की, जिसके बाद सीज फायर लागू हुआ और घुसपैठ कम हुई। उन्होंने आगे कहा कि दूसरे मुद्दों पर भी पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। अब महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर क्या फैसला लेती है सरकार? क्या जनता की नाराजगी को लेकर धारा 370 के फैसले में सरकार करेगी कोई बदलाव या मुफ्ती की बात को करेगी नजरअंदाज?
जम्मू कश्मीर में मार्च में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। मोदी सरकार का दावा है कि वो जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार देखना चाहती है, लेकिन जहां सरकार चुनी हुई है वहां केंद्र और राज्य के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 1.5 महीने पहले ही चुनाव हुए हैं, लेकिन सरकार और राज्यपाल जिन्हें केंद्र का नुमाइंदा माना जाता है, दोनों की तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। अब ममता सरकार राज्यपाल के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। तो क्या है बंगाल सरकार की रणनीति, देखिए रिपोर्ट। टीएमसी और भाजपा के बीच मनमुटाव की खाई लगातार गहरी होती जा रही है और दोनों ही किसी न किसी रूप में एक दूसरे के लिए अपना गुस्सा जाहिर करते रहते हैं। अब ताजा मामला है ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच पड़ी दरार का, जिसके चलते टीएमसी जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करने की योजना बना रही है। विधानसभा का आगामी सत्र 2 जुलाई से शुरू होगा। इस प्रस्ताव का मकसद धनखड़ को राज्यपाल की कुर्सी से हटाना है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी से चर्चा भी की है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसदीय मामलों और विधानसभा के कामकाज में राज्यपाल धनखड़ से अत्यधिक हस्तक्षेप की शिकायत की थी। बनर्जी का कहना है कि कई अहम बिल विधानसभा में पारित कराकर राज्यपाल के पास भेजे गए हैं, लेकिन वो उन पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद से टीएमसी नेताओं को जैसे मौका मिल गया और सभी ने राज्यपाल के खिलाफ जुबानी मोर्चा खोल दिया। राज्यपाल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवाने में क्या कामयाब हो पाएगी ममता, अब ये तो समय ही बताएगा। बंगाल में सीएम और राज्यपाल के बीच अनबन चुनावों के पहले से ही चल रही है। चुनावों के बाद तो इसमें और तेजी आ गई है, जिससे ममता बनर्जी परेशान दिख रही हैं। परेशानी में बिहार में चिराग पासवान भी फंसे हुए हैं। परिवार में हुई लड़ाई के बाद अब वो अकेले पड़ते दिख रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी साथ देगी, लेकिन बीजेपी ने भी चिराग से दूरी बना ली। अब आरजेडी की ओर से चिराग को बड़ा प्रस्ताव दिया गया है। तो क्या है आरजेडी का प्रस्ताव, देखिए रिपोर्ट। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। पहले लोजपा में फूट पड़ी, उसके बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को एक साथ आने की अपील की और अब उनकी पार्टी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती भी 5 जुलाई को मनाएगी। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में उनके चित्र पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता माल्यार्पण करेंगे। हालांकि उसी दिन राजद का स्थापना दिवस भी है, तो उससे संबंधित कार्यक्रम उसके बाद होंगे। इस बीच चिराग पासवान ने भी दिल्ली में कहा है कि तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत होती रहती है, लेकिन किसी राजनीतिक तालमेल के बारे में फिलहाल उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया है। चिराग भी अपने पिता की जयंती के अवसर पर उनके पुराने लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर से पूरे राज्य की यात्रा का शुभारंभ 5 जुलाई से ही कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंध एक तरफा नहीं रह सकते हैं और यदि उन्हें घेरने का प्रयास जारी रहा तो वे अपने भविष्य के राजनीतिक कदमों को लेकर सभी संभावनाओं पर विचार करेंगे। चिराग ने जोर देकर कहा, उनका मोदी में विश्वास कायम है, लेकिन अगर आपको घेरा जाता है, धकेला जाता है और कोई फैसला लेने के लिए मजबूर किया जाता है तो पार्टी सभी संभावनाओं पर विचार करेगी। लोजपा को अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में इस आधार पर निर्णय लेना होगा कि कौन उसके साथ खड़ा था और कौन नहीं। बहरहाल अब देखना होगा कि चिराग तेजस्वी का साथ कबूल करते हैं या फिर अकेले लोजपा को बचाने का बीड़ा उठाते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी की राजनीति की। ओम प्रकाश राजभर कभी बीजेपी के सहयोगी थे, लेकिन आज वो बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं। बीजेपी लगातार राजभर को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। उनके पास बीजेपी अपने दूत भेज रही है, लेकिन राजभर की योगी सरकार से नाराजगी इतनी ज्यादा है कि वो बीजेपी नेताओं से बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से भी उन्होंने बात करने से मना कर दिया था और अब राजभर ने बीजेपी को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिससे बीजेपी की परेशानी और बढ़ गई है। तो क्या कहा है राजभर ने, देखिए रिपोर्ट। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया और राज्य की 403 में से 235 सीटों पर इस गठबंधन को जीत मिली। अकेले बीजेपी ही 212 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार में ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्री बनाया गया, लेकिन राजभर की जल्द ही योगी आदित्यनाथ से तल्खियां बढ़ गईं। राजभर पहले सरकार से अलग हुए और साथ ही एनडीए को भी छोड़ दिया। अब विधानसभा चुनाव फिर करीब है और बीजेपी को राजभर की जरूरत महसूस हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजभर को अपने पाले में लाना चाहते हैं, लेकिन राजभर ने साफ कर दिया है कि बीजेपी से बातचीत का समय निकल चुका है।
अब फैसले का वक्त आ चुका है और सुबह सपा फैसला ले चुकी है। राजभर ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनावों में हम भाजपा को हराने का काम करेंगे और विधानसभा चुनावों से पहले जिला पंचायत में भाजपा की राह रोकेंगे। राजभर ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। राजभर ने कहा कि हम बीजेपी को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यूपी में आज सपा ही बीजेपी को जवाब देने में सक्षम है, इसलिए हमने सपा को समर्थन देने का फैसला किया है। विधानसभा चुनावों में किसके साथ गठबंधन होगा, इसका फैसला भी जल्दी कर लिया जाएगा। दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।